या जैसे प्लांट को सब चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया को भी सब चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, ये सब। लेकिन प्लांट हवा में से कार्बन उठा सकता है, बैक्टीरिया हवा में से कार्बन नहीं लेगा। तो अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो हम कार्बन कैसे अवेलेबल करेंगे? तो उसका एक ही सोर्स है, जो भी एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वो सब जमीन में जाएगा, कूड़ा कचरा, जो उसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, तभी कार्बन अवेलेबल होगा। डायरेक्ट हवा में से लेता है, तो उसके लिए हमें उसकी साइकिल भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो बायोलॉजिकल और नेचुरल मॉलिक्यूल है, वही सॉल्यूशन है उसका। जैसे हमें मालूम ही नहीं है कि नाइट्रोजन कहाँ से आता है और हम यूरिया डालते ही रहते हैं। अभी तो नैनो भी आ गया उसमें। नैनो में भी बहुत विवाद है। अभी कई लोग, अभी साइंटिफिक लॉबी सामने आई है, इफ्को के सामने, हमारा इफ्को का भी यहाँ स्टॉल है, कि वो उसके रेसिडुअल इफेक्ट हैं। यूज जो हमारा जो माइक्रोब्स होता है वो सिलेक्ट सॉइल से ही किया जाता है, वो उसका रिसोर्स भी नेचुरल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड हम यूज कर रहे हो। ठीक है, तो और इनडायरेक्टली दो वे से वो काम करता है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो वो न्यूट्रिशन को प्लांट को अवेलेबल करवाता है, ऐसे हार्मोन होते हैं वो सिंथेसाइज करता है नेचुरली, और मिनरल अपटेक जैसे कि फॉस्फोरस, ये सब वो अपटेक में भी मदद रूप होता है। और अगर इनडायरेक्ट वे से आप देखा जाएगा तो वो राइजोस्फेरिक स्पेस में कंपटीशन खड़ी कर देता है, दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उसको वो स्पेस नहीं देता। तो उसके कारण क्या होता है कि प्लांट है डिजीज फ्री रहता है। डिस्कस करेंगे हमारी जो फ्यूचर चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में, उसके बारे में। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अब इस सेंचुरी के अंत के समय तक हमारा जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 11 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। तो उन लोगों को अगर आप गिनती करेंगे कि 3 टाइम खाने का जो देना है, तो उसका प्रोडक्शन हमें खेत से लेना ही लेना है। तो अगर हम पूरा ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें इतनी पैदावार हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, वो हमारी लिमिटेशन है। और हमारे पास जो फार्मर बेस है वो लिमिटेड है, हमारी लैंड भी लिमिटेड है। तो उसको कल्चर का सेगमेंट देखे, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर का सेगमेंट, जैसे हमारा आईटी है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, वो इतनी तेज़ी से जो बढ़ा है, उसमें जो ग्रोथ हुआ है, डिजिटाइजेशन हुआ है, वो हमारा एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है। फिर भी बहुत हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम पुराने ज़माने में देखेंगे तब भी हल चला रहे थे, और हमारे दादा के टाइम तक हम हल ही चलाए थे। लेकिन अभी हमारे पास सब मशीनरी अवेलेबल हो गई है, मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ है, फिर भी हम पीछे हैं। तो हम सबको मिल के एक ग्लोबल चैलेंज फेस करनी है, सबको फूड मिले उस तरीके से हमें किसानी करनी है, मतलब प्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए हम सबको मिलना होगा और सबको साथ में लेके काम लेना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा है, जब तक एग्रोकेमिकल्स नहीं थे, आज से 40-50 साल पहले, तो हमारा प्रोडक्शन भी कम था, हमारी पॉपुलेशन भी कम थी। उसके कंपैरिजन में अभी थोड़ा बहुत आप एक नज़र डालिए तो एग्रोकेमिकल में प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, वो हमारे सामने है, उसका प्रूवन रिजल्ट है। लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो उसके ड्रॉबैक भी बहुत है, जैसे कि उसका कॉस्ट भी हाई लगता है, उसके कारण हमारी जो इकोसिस्टम है वो भी बिगड़ गई है। और एनवायरनमेंट में तो वो पोल्यूट करता ही करता है, लेकिन जो कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन का जो खर्च लगता है वो बढ़ जाता है। और अभी एक ट्रेंड चला है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। जैसे कई कंपनियां ऑर्गेनिक में बेचती है तो उसको रेट भी ज़्यादा मिल जाता है, वो फ़ायदा है। और कई ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे कि इंडिया में तो बहुत है, ड्रॉट का प्रॉब्लम है, सॉइल स्ट्रेस का लिमिटेशन है, जैसे क्योंकि हमारे पास सोल्टी लैंड ज़्यादा है। लेकिन एग्रोकेमिकल का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने उसको कोई वेजिटेबल में डाला, मतलब उसका इतना यूज़ हो गया है कि वो हमें कैंसर भी करता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दूं कि बाइफेंथ्रिन है, एंडोसल्फान है, वो हमने बैन करके रखी, फिर भी मिल रही है, और उसके रेसिड्यू आज भी मिलते हैं सॉइल में। तो वो
इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मोलेक्यूल है जिसके कारण हमें हेल्थ का क्वेश्चन बहुत है। तो हमें अभी ये देखना है कि कैसे हम फूड क्वालिटी सुधारें और साथ में हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ मैंने स्लाइड में दिखाया है कि हाई क्वालिटी फूड चाहिए और एफिशिएंट प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि हम अगर देखा जाए कि अगर लो क्वालिटी फूड होता है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कहीं ऐसे फार्म होते हैं कि वो ज़्यादा नंबर में प्रोडक्शन लेते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होती। हमें क्वालिटी भी चाहिए, साथ में हेल्थ को बचाए रखे उस तरीके से चाहिए, यानी कि एग्रोकेमिकल का कम यूज़ करके हमें चाहिए। जो हैजार्डस है, जो रेसिड्यू फ्री है, ऐसे रेसिड्यू फ्री मॉलिक्यूल हमें यूज़ करना है, हैजार्डस को कम यूज़ करना है। तो अभी हमारा ये टाइम आ गया है कि हम कुछ अलग तरीके से सोचें और थोड़ा जल्दी सोचें कि हमारा समाज ऐसे बर्बाद हो जाए, कैंसर में ये सब केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, उससे पहले कुछ निर्णय पे आ जाए। हमारे पास अगर हम पूरा ग्लोब का ना सोचे, सिर्फ इंडिया से शुरुआत करते हैं तो हमारे पास लैंड लिमिटेड है, लेकिन हम उसका किस तरीके से उपयोग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। जैसे कि हमारे पास जो लैंड है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाए और जो भी वाटर कंटेंट है हमारा उसका भी प्रॉपर यूज़ करें, ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करें और बहुत तरीके हैं जिससे कारण हमारा पानी भी जो मीठा पानी है वो बचा सके और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा सके। और जो अभी कई कारणों से जो सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब ज़मीन बिगड़ रही है, उसको भी हम बचाया जा सके। ये हमारी चैलेंजेस है। और एक साथ में ये भी सोचना है कि किसानों की अगर पैदावार हमें ज़्यादा करनी है या हमारा गवर्नमेंट का मोटो है कि आमदनी डबल करनी है, तो हमें खर्च भी घटाना है और पैदावार बढ़ानी है, तभी वो रेशियो पॉसिबल हो पाएगा। तो दो तरीके का एक सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और दूसरा है डिजीज मैनेजमेंट। मतलब उस तरीके से हम थोड़ा बहुत अपना प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो और खर्च कम कर सकते हैं। तो हमें अभी अगर यील्ड बढ़ानी है तो पहले प्लांट की नीड्स हमें जाननी पड़ेगी। तो प्लांट, ये जो मोलेक्यूल है, प्लांट इस फॉर्म में मोलेक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि नाइट्रोजन है तो NO3 NH4 एमिनो एसिड के फॉर्म में लेता है, पोटेशियम K+ में लेता है, और जो कार्बन होता है वो CO2 डायरेक्ट हवा में से लेता है। तो उसके लिए हमें उसकी साइकिल भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो बायोलॉजिकल और नेचुरल मोलेक्यूल है, वही सॉल्यूशन है उसका। जैसे हमें मालूम ही नहीं है कि नाइट्रोजन कहाँ से आता है और हम यूरिया डालते ही रहते हैं। अभी तो नैनो भी आ गया, उसमें नैनो में भी बहुत विवाद है। अभी कई लोग, अभी साइंटिफिक लॉबी सामने आई है, इफ्को के सामने, हमारा इफ्को का भी यहाँ स्टॉल है, कि वो उसके रेसिडुअल इफेक्ट हैं। कई बोलते हैं वो इको फ्रेंडली है। तो मतलब जब तक वो प्रूवन नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क ही है। तो नेचुरल प्रोडक्ट होती है वो तीन तरीके के मार्केट में आ रही है। एक तो या तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, या नॉन लिविंग होते हैं जैसे कई प्लांट के एक्सट्रैक्ट, और ये जैसे हमारे गौमूत्र का एक्सट्रैक्ट, मतलब काव यूरिन एक्सट्रैक्ट भी बिक रहा है। और तीसरा होता है कई खदान से जो मोलेक्यूल निकलता है वो डायरेक्ट हम दे सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में डिवीज़न किया है गवर्नमेंट ने, उसको या तो बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, बायो स्टिमुलेंट कहते हैं, या बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। और उसमें मैंने यहाँ डिवीज़न करके बताया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र में, फॉस्फेट सोल्युबलाइज़र है, पोटेशियम मोबिलाइज़र है, माइकोराइजा है, और बहुत सारे उसमें रेंज है। और अगर माइक्रोब्स पेस्टिसाइड में देखा जाए तो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस है, नेमेटोड्स है, ये सब अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें अगर हम माइक्रोब में थोड़ा डिटेल स्टडी करें कि बैक्टीरिया है तो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको माइक्रोब्स जो सॉइल के अंदर बेनिफिशियल है उसको ये साइंटिफिक परिभाषा में PGPR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया।
तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो रूट के साथ कॉलोनाइज होता है और प्लांट का ग्रोथ बढ़ाता है। तो यूज जो हमारा जो माइक्रोब्स होता है वो सिलेक्ट सॉइल से ही किया जाता है, वो उसका रिसोर्स भी नेचुरल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड हम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है कि अगर हम इसका यूसेज बढ़ाते हैं तो आपो आप केमिकल का यूसेज कम होगा और जो हमारा टॉक्सिसिटी का इश्यू है वो रजिस्ट कर पाएंगे हम। अब बैक्टीरिया कैसे प्लांट के साथ काम करता है वो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो वे से वो काम करता है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो वो न्यूट्रिशन को प्लांट को अवेलेबल करवाता है, ऐसे हार्मोन होते हैं वो सिंथेसाइज करता है नेचुरली, और मिनरल अपटेक जैसे कि फॉस्फोरस ये सब वो अपटेक में भी मदद रूप होता है। और अगर इनडायरेक्ट वे से आप देखा जाएगा तो वो राइजोस्फीरिक स्पेस में कंपटीशन खड़ी कर देता है, दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उसको वो स्पेस नहीं देता। तो उसके कारण क्या होता है कि प्लांट है डिजीज फ्री रहता है। जैसे कि हमारा जो रूट बोर्न डिजीज है फ्यूजेरियम ये सब फंगस जो आती है उसमें ये स्पेस नहीं देगा तो उसको डिजीज से बचाएगा, क्रॉप को डिजीज से बचाएगा। उसमें पीजीपीआर में हम अगर देखा जाए कि तो उसकी एक क्लास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारा जो भी मेटल है उसमें पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड फेरस, सल्फर, ये सब हमारे मेन मॉलिक्यूल है जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है। और उससे भी ज़्यादा होता है कार्बन, वो हवा में से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम नाइट्रोजन पे जाए तो नाइट्रोजन में अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम एंड एक हम कंपोस्ट जो देते हैं उसमें सब साथ में डालते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। अब नाइट्रोजन साइकिल को आप थोड़ा डिटेल देखें। नाइट्रोजन है जो हवा में ही रहता है, वो जैसे कि बारिश होती है और पानी जो लीच आउट होता है उसके साथ भी नाइट्रोजन ज़मीन में आता है। और हम जो गाय का रोल अगर यहाँ पे काऊ के बेस हम देखा जाए तो गाय का क्या है, काऊ डंग और काऊ यूरिन होता है। काऊ यूरिन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है, तो वो डायरेक्टली सोइल में जाता है। मतलब काऊ का नहीं देखे, मैं पूरा एनिमल का सबका बता रहा हूँ। सब में यूरिन में नाइट्रोजन तो होता ही है, तो एक सोर्स एक तरीका है कि उससे नाइट्रोजन सोइल में जाता है। ठीक है, और हवा में से जो नाइट्रोजन का स्थापन जो करता है वो बैक्टीरियल बेस ज़्यादा होता है। उसमें क्लास है, एक है एजेटोबैक्टर, वो ऐसे फ्री लिविंग रहता है, किसी प्लांट के साथ इसको एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स करता है। दूसरा साइनोबैक्टीरिया होता है, राइजोबैक्टीरिया होता है। राइजोबियम एक प्लांट का क्लास है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं उसके साथ एसोसिएट होकर वो काम करता है। अब उसी तरीके से फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन में भी क्लास है। अगर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन का हम साइकिल देखें तो उसमें भी यही है, लेकिन देखने की बात यह है कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन, फॉस्फेट हमारी सॉइल में अभी रिच होता ही है, मतलब उसका रिजर्वोयर ही सॉइल है, मतलब सॉइल में होता है लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। तो मैंने पहली स्लाइड में बताया कि भाई फॉस्फेट इस फॉर्म में हमें चाहिए, तो वो हमारे जो फॉस्फोरेट जो अनअवेलेबल है उसको अवेलेबल करने में माइक्रोब्स का ही पूरा रोल है। हम ऐसे डीएपी डालते रहते हैं, लेकिन आपने कभी अगर देखा होगा अगर माइक्रोब की रिचनेस बढ़ा देंगे उधर तो फॉस्फोरस ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स वही कन्वर्जन का काम करता है। ऐसे ही पोटेशियम की भी साइकिल है, उसका रिजर्वोयर भी सॉइल है। अब ये देखना है कार्बन। अब बैक्टीरिया जैसे प्लांट को सब चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया को भी सब चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, ये सब। लेकिन प्लांट हवा में से कार्बन उठा सकता है, बैक्टीरिया हवा में से कार्बन नहीं लेगा। तो अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो हम कार्बन कैसे अवेलेबल करेंगे? तो उसका एक ही सोर्स है, जो भी एनिमल वेस्ट है
प्लांट वेस्ट है वो सब जमीन में जाएगा, कूड़ा कचरा जो उसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, तभी कार्बन अवेलेबल होगा। अभी यहाँ मैंने दिखाया है जो काव डंग ये सब है वो सॉइल में जाएगा तो माइक्रोब्स का जो काउंट है वो एकदम बढ़ेगा। अभी हमारे पहले के सेमिनार में बताया कि काव गिर की मतलब गाय माता की काव में ज़्यादा काउंट होता है, ऐसा बताया सर ने। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर एक काव डंग हो, कोई भी कूड़ा कचरा हो, बैक्टीरिया का जो खाना है उसको मिलेगा तो उसका काउंट बढ़ेगा। ये एक नया क्लास है सिड्रोफोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में आयरन को अवेलेबल कराता है। यहाँ पे सौराष्ट्र में आयरन की क्लेरोसिस बहुत होती है, यहाँ ग्राउंडनट की जो पैदावार है उसमें फेरस की कमी रहती है। जब भी बारिश होती है फेरस लीच आउट हो जाता है, तब ये बैक्टीरिया काम करता है। एक ये उसकी मेथड है। अब इंसेक्टिसाइड का हम थोड़ा देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड में प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स है ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा क्लास मैंने दे के रखा है। ये कंपनी का किसी का मैंने ब्रांड नेम नहीं लिखा है इधर, यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो ही मैंने बताया है। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड में भी पूरा लिस्ट लेके रखा है। वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेन यूज़ होती है वो मैंने पूरा लिस्ट दे के रखा है। माइक्रोबियल फंजीसाइड में ट्राइकोडर्मा बेसिलस, सूडोमोनास, फ्लोरिसेंस ये सब यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन ये सब गवर्नमेंट रजिस्ट्री में है, मतलब आप लाइसेंस लेके बेच सकते हैं। ये एंटी फंगल एक्टिविटी अभी मैं तो जैसे सॉइल में पैथोजेनिक और अच्छी बेनिफिशियल फंगस भी रहती है। जैसे फंगल अटैक आता है तो हम फंजीसाइड दे देते हैं। तो फंजीसाइड देने के बाद क्या होता है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहती है, अच्छी फंगस को भी हटा देती है। तो जो हमारा रूट होता है एक तरीके से फंगस के बिना का हो जाता है। तो जैसे हमने फंजीसाइड का यूज़ किया, उसके बाद अगर माइक्रोबियल कोई भी फंजाई उसमें दे दी गई तो वो दूसरी फंगस की जगह ले लेगा जो पैथोजेनिक है। तो उसके कारण क्या होता है, दूसरा अटैक नहीं आता। अदरवाइज क्या होता है कि एक बार फंजीसाइड मारो आपका डिजीज चला जाएगा, दूसरी बार कैसी भी फंजीसाइड डालेंगे तो वो डिजीज नहीं जाता। ये इश्यू अभी फार्मर फेस कर रहा है। ये राइजोक्टोनिया सोलोनी, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेवस ये सब का एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी दिया है। अब काव डंग के बारे में मैं बताऊँ और न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर हम काव डंग डालते हैं तो कैसे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है उसका हमने एक साइंस का पेपर स्टडी किया, उसका माइक्रोबायोम स्टडी किया। हमने आज से 5-7 साल पहले का एक स्टडी देखा था। उसमें क्या था, अगर 1 ग्राम सॉइल हम टेस्ट करें तो उसके अंदर 10⁴ to 5 का काउंट आता था माइक्रोबियल, मतलब 10,000 उससे 10 टाइम कम आ रहा है। मतलब कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण हमारा ओवरऑल माइक्रोबियल जो डोमेन है सॉइल के अंदर वो डिस्टर्ब हो गया है। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो उसको बचाने के लिए हमें उसको पूरा न्यूट्रिशन देना है, सॉइल में मॉइस्चर देना है, तभी उसकी फर्टिलिटी रिगेन होगी। तो ये मैं एक पेपर की स्टडी दिखा रहा हूँ, वो माइक्रोबायोम बोलते हैं उसको, कि जो काउडंग के डालने में और यूरिया के डालने में जो कम्युनिटी में डिफरेंस आता है वो साइंटिफिकली यहाँ दिखाया हुआ है। जो ब्लू कलर का सर्कल आप देख रहे हैं वो यूरिया फर्टिलाइज है, और जो ग्रीन कलर का सर्कल देख रहे हैं वो कम्युनिटी है माइक्रोब्स की, वो पूरे के पूरी काव डंग के बेसिस पे है। तो 3 सीजन का वो डेटा दिया गया है, उसमें उस हिसाब से जो डेविएशन होता है कम्युनिटी में वो 3 सीजन का वो डेटा दिया गया है, उसमें उस हिसाब से जो डेविएशन होता है कम्युनिटी में वो यहाँ दिखाया है।
उससे मालूम ये पड़ता है, ये डेटा में आपको वहाँ नहीं मालूम पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो जो कम्युनिटी है सॉइल के अंदर, उसमें अगर आप यूरिया डालते हैं तो कई कई बार क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन मिलने से कहीं बैक्टीरिया डोमिनेंट हो जाते हैं, कहीं कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और कोई और फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो ये यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर बैलेंस डाइट डालते हैं जैसे कि काउ डंग, तो उसके अंदर पूरा बैलेंस रहता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा उसका एक फ़ायदा ये है को वाटर एब्जॉर्बेंट है, तो पानी लेके रखता है, तो उसके कारण क्या होता है कि पूरा सॉइल होता है वो मॉइस्चर छोड़ता नहीं है, तो माइक्रोब्स को ड्राई नहीं होते तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती रहती है, तो उसके कारण जो वो अपना जो काउंट कम आ रहा था बैक्टीरिया का वो बढ़ जाता है। और बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं तो जो मैंने एक्सप्लेन किया फॉस्फेट सोल्युबलाइजर ये सब, उसकी संख्या ज़्यादा रहती है, तो प्लांट में हमें फर्टिगेशन कम करेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे हमारा काव के कारण या काव डंग के कारण हमारा फर्टिगेशन में हम मतलब कम डोसेज में हम काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पैदावार लेनी है तो फर्टिगेशन तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप 4 बार करते हैं डीएपी देते हैं, तो 1 बार देंगे 2 बार देंगे तो भी इतनी पैदावार आ सकती है। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो तो डालते ही डालते हैं, लेकिन अभी क्या है, एक लिमिटेशन आ गई है कि बायो फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा, सबको देना है, गाय नहीं पालनी और फर्टिलाइजर, ये वही डेटा है। एक ये थोड़े रेफरेंस है जो काव के अंदर से जो माइक्रोब्स निकले उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो दे के रखा है। अब बायो फर्टिलाइज़र की थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन में फार्मर को मालूम नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि ओपनली बैरल लेते हैं, वो बैरल के अंदर पानी लेके जो भी बायो फर्टिलाइज़र खरीद के आते हैं वो डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी में बहुत माइक्रोब्स होते हैं, उसमें साथ में चने का लोट, शुगर ये सब डाल देते हैं, तो जो पानी वाले माइक्रोब्स है वो ग्रो हो जाता है। जो बायो फर्टिलाइजर आप खरीद के आए जिसको हम मोनोकल्चर बोलते हैं वो नहीं ग्रो हो पाते, तो उसके कारण क्या होता है, कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है, कहीं किसान का मैं सैंपल ला के मैं, तो ये एक एप्लीकेशन का मेथड फार्मर को मालूम नहीं है कि अगर सैंपल लेना है और एप्लीकेशन करनी है तो उसको प्रॉपर यूज़ देखना है, इस पर जो हमें प्रोडक्ट का लीफलेट दिया है उसी हिसाब से करना है। और अभी एक दूसरा ये भी है, ऑथेंटिक मिक्स कल्चर चल रहा है, जैसे कि कई चीज़ होती है एक साथ में कई लोग कंपनियां बेच रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा सुडोमोनास है, अगर ट्राइकोडर्मा के साथ दिया जाए तो वो कंपेटिबल नहीं है। अगर सुडोमोनास ग्रो हो जाएगा तो ट्राइको को वो ग्रो होने नहीं देता, अगर आप बाल्टी में ग्रो करना चाहें तो किसान का पैसा कई बार ऐसे लॉस हो जाता है। थैंक यू। हाँ सर खड़े हो जाइए और थोड़ा थोड़ा, हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस इंडस्ट्री में बड़ा नया हूँ। 30-32 साल सब जॉब वगैरह किया बड़ा बड़ा कंपनी में। तो मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, तो उन्होंने डेडिकेटेड है काउ इंडस्ट्री से, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। और अलीगढ़ के पास 20 एकड़ में उन्होंने गौशाला बनाई, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, गोस्वामी अभिनव जी। तो अभिनव जी ने मुझे मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए, तो बोले मैं ना फर्टिलाइजर बनाना चाहता हूँ अपने ऑर्गेनिक फार्म में, कुछ उन्होंने सिस्टम बनाया। तो मेरे को चाहते थे साथ में काम करना, मैंने जॉब छोड़ा। तो मैंने बोला देखो इकोनॉमिक्स समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो ये सब सेवा भाव के काम है, मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी हैसियत से, औरों को प्रेरित कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है। सो कमर्शियली मैंने कुछ महीने लगाए इसको समझने में, ऑल दिस थिंग्स। सो मेरा जितने भी एक्सपर्ट सर यहाँ लोग बैठे हैं इंडस्ट्री से, एक सवाल ये है कि भाई मेरे पास एक ज़मीन है, उसकी एक रिटर्न है, अगर मैं लीज पे दे दूँ या कुछ उगाता हूँ तो मुझे एक्स अमाउंट मिलता है हर साल, 1 एकड़ में या 1 बीघा में XYZ। अब अगर मैं ऑर्गेनिक को समझ गया हूँ कि वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए और ज़मीन की रक्षा के लिए, वो होना चाहिए,
तो अब मैं जाता हूँ किसी फार्मर को कि भाई तुम अभी ऐसा करो, मेरा फर्टिलाइजर बना हुआ खरीदो, है ना। तो वो सारी चीज़ों में इतना दिमाग शायद ना लगा पाए, वो बोलेगा भाई मुझे पहले अपना घर चलाना है। तो मुझे ये बताओ कि ये सब करने से जो मैं अभी कमा रहा हूँ, क्या वो प्रोटेक्ट रहेगा, क्या वो उतना आता रहेगा या उससे ज़्यादा आएगा, वो उस भाषा में कैसे हम उसको समझा पाएंगे। ये मेरा प्रश्न है, जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं या ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं। धन्यवाद। आपका क्वेश्चन भी सही है और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लैंड है और आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब सेगमेंट है जिसमें आप पैसे भी लगा सकते हैं। आपके पास लैंड एरिया है। वर्मी कंपोस्ट में बड़ा लैंड एरिया चाहिए और वर्मी कंपोस्ट अभी अगर आप देखा जाए तो मार्केट में ओरिजिनल मिल नहीं रहा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसका मार्केट बड़ा है। लेकिन एक चीज़ है, अभी आपका खेत कहाँ पे पड़ता है वहाँ की लीगलिटी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर हो तो उसका लाइसेंस लेना। हाँ ना, पॉल्यूशन नहीं लगता, जीपीसीबी नहीं लगता। बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर में जीपीसीबी की छूट है। इवन सर सुना ही नहीं दे रहा माइक। हाँ जी, हाँ समझा कि आप कैसे बनाते हो, तो वर्मी पोस्ट तो हमें समझ में आ गया कि ओके। केंचुए से और ये हाँ सब। हाँ जी, मैं हाँ जी। उसका बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है उसमें वॉल्यूम ना हो या वो एक अलग प्रणाली है। वॉल्यूम का भी दिक्कत है और ठीक है। सर उसमें ओरिजिनल मिल हाँ भी नहीं हाँ, रहा। मैं हमारा आपको प्रोसेस क्या है कि गाय का गोबर अवेलेबल है। ओके गाय के गोबर में थोड़ा 80% सम परसेंट इज बायो वेस्ट, है ना, और कुछ ग्रीन सैंड वगैरह जो मुझे समझाया उसने, वो मालो बन गया। उसने बना के देखा, ओके पाउडर बन गया, पाउडर से ग्रैन्युअल्स बनेगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि पीपल जो इतने ज्ञान से रिसर्च करते रहते हैं उनको ज्ञान है, तो वो सब केमिकल मिल जाएगा जो एक फर्टिलाइजर ऑर्डर का एक रिक्वायरमेंट हाँ, है, उस CN हिसाब से रेशो, मिल ये जाएगा। सब हो जाएगा। उसके बाद प्राइसिंग फ्री है आज की डेट में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्या इसकी मार्केट है, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि और किस प्राइस पे हम उसको बेचें ताकि कॉस्ट भी कवर हो जाए और कुछ रीजनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी रहे। देखो सर, मैं आपको उस हिसाब में मैं आपको एक एज ए बिजनेस में आपको आंसर देता हूँ। हाँ सर उसमें दो तरीके हैं। मार्केट हमें खड़ी करनी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी यहाँ 2-3 स्टॉल है। मैं आपको नाम देता हूँ, नेक्सस है, रेडॉक्स है, रेडॉक्स के पास लिटमस है। दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर, मतलब जो हमारा जो बेंटोनाइट और ये सब निकलता है माइन से, उसके ऊपर बैक्टीरिया कोटिंग करके बेच रहे हैं। आप समझ रहे हो, एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो उसका मतलब लास्ट ईयर इतना बिका, क्योंकि वो एक तरीका होता है, फार्मर को बताते हैं कि ये बायो यूरिया है या बायो डीएपी है। उस तरीके से भी मार्केट कंपनी कर लेती है। लेकिन एक उसका तरीका होता है, जैसे आप अगर मार्केट में जाना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्ट में आपका क्या इनोवेशन है। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे आपके एक राजस्थान में एक कंपनी है, वो फर्टिलाइजर को ग्राइंड करके, ये जो काउडंग को ग्राइंड करके उसमें सब फॉस्फोरस, रॉक फॉस्फेट ये सब डाल के एक बड़ा मेन्यूर तैयार किया है। तो भी आप उसको ऑर्डर डालेंगे तो वो बोलेगे इतने दिन लगेंगे। वो कमी है, लेकिन इसलिए आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपका रॉ मटेरियल कितना है, कितना बेचना है। मेरा प्रश्न फार्मर के व्यू, मैं फार्मर हूँ, ओके मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिक खेती करना, क्या ओके वो प्रॉफिटेबल है? ओके। बस, मतलब मैं स्विच करना चाहता हूँ मैं अभी बिना आपसे, इन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। बिना नुकसान के, वो बस आप बताइए। Question answering, we have to keep it